नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस इजी है में। तो दोस्तों, आप सभी की विशेष मांग पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों, जो 2018 रीट का एग्जाम पेपर था वो आपके सामने इस समय है दोस्तों। तो पूरी चर्चा तो नहीं कर पाऊंगा मैं इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों क्योंकि हमारा चैनल साइंस से तो मेनली रिलेटेड ही है और भी चीज़ें हम धीरे धीरे वो कर पाएंगे, क्योंकि इस समय जो पेपर है वो ये बहुत बड़ा पेपर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस में से, साथ में ही इसमें किस तरीके के पेपर आता है और उसमें साइंस के पार्ट में कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे शिक्षण विधियों से रिलेटेड हो या कंप्यूटर से रिलेटेड हो। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ दोस्तों, पूरी चर्चा करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने कोशिश किया कि आपको जो फर्स्ट पेज है इसका दिखा दूं। मैंने इसमें से नाम वाम हटा दिए हैं ताकि ये जो अपना प्राइवेसी है वो बना रहे दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये होता है आपका रीट 2018 का एग्जाम था, वो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको दिखा पाऊं। देखो, इस तरीके का ये पेपर था दोस्तों। इसमें शुरू में ही आपको ये दिखा दिया जाता है कि यहां पर टोटल क्वेश्चंस 150 रहने वाले हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो टाइम रहेगा 2 घंटा 30 मिनट और मार्किंग रहेगी 150। ये तो टोटल पेपर की बात हो गई। इसमें जो पहला पोर्शन है वो आपको दिया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट का, दूसरा पोर्शन आपकी लैंग्वेज का। देखो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि हर एक पेपर में, रीट के हर पेपर में ये सारे ही आपकी लैंग्वेजेस आती हैं, भाग फर्स्ट भी और भाग सेकंड भी। लेकिन आप चूंकि पहले ही आप जब फॉर्म भरेंगे तभी आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करवा ली जाती है, इसलिए आप उसमें से वही लैंग्वेज का पेपर अटेम्प्ट करते हैं जो आपने फॉर्म भरते टाइम किया था। फॉर्म भरते टाइम आपने उस पर टिक किया था। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए सीधा चलते हैं। ये तो पूरा आपको पैटर्न दे दिया है आगे की तरफ। सीधा चलता हूं मैं सीधा ही मैं आपको 74 पेज पर ले जाता हूं, जहां से हमारा साइंस का एग्जाम पेपर शुरू हो जाएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। ये 73 पे है दोस्तों, चलिए 73 डाल लेते हैं, इसमें कोई बात नहीं। ये 73 मैंने डाला और दोस्तों यहां पर हम पहुंच गए हैं सीधे ही साइंस के एग्जाम पेपर पर। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, आज हम पूरा वर्णन करेंगे कि साइंस के एग्जाम पेपर आखिर किस तरीके से इसमें पूछा गया था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 1 यानी 121 से दोस्तों साइंस प्रारंभ हो गई थी। 2018 की बात करें तो यहां पर देखो, पहला क्वेश्चन तो आपको दिया गया है दोस्तों कि किस कोशिकांक में क्रिस्टी पाई जाती है। तो दोस्तों आपको टाइम देता हूं, आप अपने मन में सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। और दोस्तों ये क्वेश्चन बायोलॉजी से उठाया है सीधा सीधा, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों क्रिस्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, कीटाहारी पादप कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है कीटाहारी पादप यानी विच इज एन इंसेक्टोवायरस प्लांट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूट्रिकुलेरिया। चलिए आगे चलते हैं। सौर मंडल में लाल ग्रह कौन सा है। दोस्तों ये प्रश्न देखिए आपके ब्रह्मांड से भी उठा लिया गया है। बिल्कुल सही उत्तर है मंगल। लाल ग्रह है दोस्तों मंगल। आगे चलते हैं। ये प्रश्न देखिए दोस्तों, डॉट्स है और ये लगभग आपकी बायोलॉजी का ही क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। डॉट्स का जो पूरा नाम है वो आपसे पूछा गया है, डॉट्स। तो दोस्तों डॉट्स का पूरा नाम है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ। चलिए 125 पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है, कौन सा समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रस्तुतम है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपसे भोजन पोषण आहार के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहां से ही प्रश्न है और इसका सही उत्तर है दोस्तों तेल, वसा एवं दृढ़ फल व तिलहन। तो दोस्तों इस पेज में हुए आपके टोटल 5 क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। 126 पे आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न भी आपका बायोलॉजी से उठाया गया है। ल्यूटीनकारी हार्मोन के लिए कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसके लिए केवल एक ही कथन सही था, वो है यह लीडिंग कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। तो यह भी बायोलॉजी का क्वेश्चन हुआ। लैगिंग एवं एलैंगिंग जनन के बीच एकांतरण की कार्य नीति कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है असंगत जनन। यह प्रश्न भी आपके बायोलॉजी से लिया है। अभी तक आपके जो भी प्रश्न 121 से 127 तक हैं, ये सारे के सारे बायोलॉजी से लिए गए थे। लेकिन दोस्तों ये 128 नंबर जो आपका प्रश्न है, यहां से आपके जो शिक्षण विधियां हैं वो प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, भावात्मक पक्ष में उद्देश्य मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं। भावात्मक पक्ष में उद्देश्य मुख्य रूप से किससे संबंधित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ज्ञान से। चलिए आगे चलते हैं। 129 दोस्तों, मैं आपको जो उत्तर बता रहा हूं ये सीधे सीधे आपके जो आंसर की जारी हुई थी उसी के अनुसार है। कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है। जी हां दोस्तों, इसका उत्तर है योजना। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण है। दोस्तों आपसे मैं कहूंगा कि आप ये शिक्षण विधियों वाले प्रश्नों में अंग्रेजी पार्ट भी जरूर पढ़े, क्योंकि देखो यहां पर सीधा सीधा लिख रहा है प्रोजेक्टेड टीचिंग और यहां पर आंसर है प्रोजेक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर।
ये हुए 130 प्रश्न तक पहुंचे हम। आगे चलते हैं दोस्तों, 131 नंबर प्रश्न भी आपका वहीं से, ध्यान रखना 128 से हमने शुरुआत की थी दोस्तों शिक्षण विधियों की, और 131 पर हम पहुंच चुके हैं। शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? दोस्तों मानसिक निष्कर्षों को महत्व देती है समस्या समाधान विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? बिल्कुल सही, विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है दोस्तों वैज्ञानिक अभिवृत्ति। निम्न में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? फिर से सुन लीजिए, इनमें से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण के सभी उद्देश्य घटकों का समावेश होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क उद्वेलन। यानी अगर आप बच्चे का मस्तिष्क उद्वेलित करते हैं तो उसमें आपके शिक्षण के उद्देश्यों का सभी घटकों का समावेश हो जाता है। चलिए बात करते हैं 134, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही, उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यानी वह कौन सी प्रक्रिया है जो हमें यह बताती है कि बच्चे ने कितना उद्देश्य जो हमारा था शैक्षिक उद्देश्य उसको कितनी हद तक प्राप्त किया है। बिल्कुल आसान प्रश्न था दोस्तों, मूल्यांकन इसका सही उत्तर है। मूल्यांकन ये आपको बताता है कि बच्चे ने कितना पाठ आपका याद कर लिया है। तो ये था दोस्तों 135 तक। अब बात करते हैं 136 की, कि परिभाषित करना ये किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। यानी डिफाइनिंग आप जो करते हो वो आपके किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है। तो दोस्तों यह है संज्ञानात्मक उद्देश्य से, यानी कॉग्निटिव उद्देश्य से संबंधित है। चलिए 137, रेखीय अनुक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है। यानी इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है या कौन सा पद है जो आपको कक्षा में जरूर पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो विषय वस्तु से संबंधित है। तो दोस्तों विषय वस्तु से संबंधित होता है शिक्षण पद। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप सभी सब्जेक्ट की वीडियो इस चैनल पर देखना चाहते हैं जो आपके पेपर हुआ था 2018 में या इससे पहले भी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यहां मैं कोशिश करूंगा आपको सभी की सभी पेपर्स जो अभी तक रीड के हुए हैं उन सभी का वर्णन मैं इस पार्ट बाय पार्ट में करवा सकूं। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। 138 दोस्तों, यहां से देखो 128 से हमने शुरू किया और 137 तक, यहां तक तो दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं कितने, लगा लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न आपके पूछे गए थे किससे? शिक्षण विधियों से। उससे पहले मैंने बात कर ली थी आपसे कि 121 से 127 तक जो प्रश्न थे, यानी 21 से 27 तक जो 7 प्रश्न थे वो तो बायोलॉजी से थे। 28 से और 37 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, यानी लगभग 10 प्रश्न, वो आपकी शिक्षण विधियों से हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब शुरू हो रही है आपकी दोस्तों फिजिक्स। तो फिजिक्स में देखो 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, डोरी का पिंड पर कितना बल लगेगा। दोस्तों बड़ा इजी क्वेश्चन था क्योंकि यहां पर m द्रव्यमान आपको दिया गया है 0.75 और यहां पर आपको लगाना है W बराबर mg, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर लटकी हुई वस्तु उस पर नीचे की तरफ बल लगता है F बराबर mg या W बराबर mg। g होता है दोस्तों आपका लगभग 10, तो 10 के अगर मैं इसको गुणा कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 7.5। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर का आंसर हो जाएगा 7.35। यहां पर 35 इस वजह से आ रहा है दोस्तों क्योंकि यहां पर 9.8 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप 10 से करते तो भी आपका आंसर मिल जाता। चलिए 39 पर पहुंचते हैं। दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप दोस्तों कि अगर कोई लोलक है वो इस तरीके से दोलन कर रहा है इधर और इधर, ये मैंने लटका दिया इसको यहां पर और ये इधर और वाई और दाईं तरफ ये इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों ये जो बी कथन है कि अधिकतम विस्थापन, यानी यहां इसका अधिकतम विस्थापन होगा, तो इस बिंदु पर आप देख सकते हैं कि ये एक जगह पर रुक जाएगा। रुकने का मतलब है कि वहां पर उसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी, यानी अधिकतम विस्थापन में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां हम पहुंच चुके हैं दोस्तों 77 पे, पेज नंबर 77 है और यहां हम हैं 140 क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए अब आपके लगभग फिजिक्स के क्वेश्चन भी यहां समाप्त हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से देख लेता हूं कोई पेज छूटा तो नहीं है। हाँ दोस्तों, यहां हमने 139 तक बात कर ली थी और अब हम 140 पे चल चुके हैं। तो 140 पे आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों यहां पर केमिस्ट्री से।
देखिए केमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बने रहिए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री से आपका प्रश्न था कि कौन सा तापमान संभव नहीं है। आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तापमान संभव नहीं है। दोस्तों आप साइंस से जुड़े तो आप सभी को पता है कि 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है माइनस में, ये आपका तापमान दोस्तों सबसे कम होता है, परम शून्य ताप बोलते हैं। तो इस पर तो दोस्तों 0 डिग्री केल्विन होना चाहिए, यानी इससे कम ताप तो संभव नहीं है, और इसको हम 0 डिग्री केल्विन भी बोलते हैं। लेकिन यहां तो -8 केल्विन लिखा हुआ है, यानी ये तीनों ताप तो संभव है, लेकिन -8 केल्विन ताप संभव नहीं है। उत्तर होगा सी। 1 जूल की वैल्यू क्या होती है? दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि कितने इजी क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया कि 1 जूल की वैल्यू कितनी होगी। आप सभी जानते हैं दोस्तों, 1 कैलोरी में अगर जूल की बात करी जाए तो 4.2 जूल होता है। इसको अगर उल्टा कर दें तो आपके 1 जूल में कैलोरी हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। एक समतल दर्पण में दोस्तों बात की गई है कि 2 मीटर की ऊंचाई की वस्तु, यानी ये कोई दर्पण है और इसके सामने वस्तु रखी हुई है दोस्तों 2 मीटर की। ठीक है, आपसे पूछा गया कि इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितना लंबा दर्पण लगाना पड़ेगा। बड़ा इजी है दोस्तों, जितना भी आपकी वस्तु है उससे आधा कर दें। आधा दर्पण आपको चाहिए केवल 1 मीटर का। आंसर है 1 मीटर। 143 पे चलते हैं। ध्वनि का संचरण बड़ा इजी था दोस्तों। ध्वनि अनुधरीय तरंग होती है, वो तो इसका आंसर भी हो जाएगा अनुधरीय प्रगामी तरंग के रूप में। निम्न में से कौन सी हरित गैस है? हरित गैस के बारे में आपसे पूछा गया है। हरित गैस होती है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। बड़ा इजी आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। 145 पे चलते हैं। अमोनियम नाइट्रेट। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री बेस पर हैं, यानी अभी तक 141 से जो आपके शुरू हैं वो आपके केमिस्ट्री के हैं। तो आपसे पूछा गया अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों बड़ा इजी है, NH4 का होल थ्राइज N। ये होता है आपका अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र। दोस्तों अभी तक आपके फिजिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैंने नोट कर लिया है, आप भी नोट करे होंगे। चलिए, ये 146 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक है। ये बहुलक का प्रश्न है जो आपके केमिस्ट्री से ही लिया गया है दोस्तों, कि डेक्रोन बनाने में क्या प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, डेक्रोन बनाने में एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी। ये सभी चीजें दोस्तों आपके 10th लेवल की बताई जाती हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुलक आपके पूरे 10th में कहीं पर नहीं था, यानी ये आपके 11th से आया है। अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए कौन सा प्रति अम्ल काम में लिया जाता है? बड़ा इजी दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है, यह है दोस्तों एंथ्रेसाइट। बिल्कुल सही, एंथ्रेसाइट है जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है। 149 दोस्तों, देखिए दोस्तों यहां पर आपके 141 से 149 तक यानी 9 क्वेश्चन आपके लिए गए हैं आपके केमिस्ट्री से, यानी केमिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा आउटपुट उपकरण है? यहां कंप्यूटर से भी आपके प्रश्न आए हैं 2। तो कंप्यूटर में पूछा गया कौन सा आउटपुट है, बिल्कुल सही, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है आपका, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। और ये अंतिम प्रश्न, माफ कीजिए, यहां से आपको कोई एक ही प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर से। 150 में आपसे पूछा गया पेनिसिलिन की खोज किसने की? ये भी आपका हो जाता है दोस्तों बायोलॉजी का क्वेश्चन। तो इसकी खोज की थी दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे के पूरे 150, माफ कीजिए 50 प्रश्न नहीं 30 प्रश्न जो हमने स्टार्ट किया था 121 से और 150 तक हमने किया है, यानी 30 प्रश्न हमने साइंस के कर लिए हैं। साइंस से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे वो मैंने आपको समझाए। ये प्रश्न आपके आए हुए प्रश्न है जो पिछले एग्जाम में आपसे पूछे गए थे रीट में। तो दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में, तैयार रहना इस प्रश्नों के लिए। बड़े इजी प्रश्न है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें जो 10 प्रश्न थे वो आपके शिक्षण विधियों के थे और 20 प्रश्न बाकी के आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के थे। लेकिन यहां पर भी जो वेटेज सबसे ज्यादा था वो वेटेज दोस्तों आपने देख लिया केमिस्ट्री का वेटेज है। ठीक है दोस्तों, 1-2 प्रश्न आपके कंप्यूटर के भी एडेड हैं। तो दोस्तों यहां आपको पूरा हुआ हमारा साइंस का जो पिछला एग्जाम पेपर था उसके बारे में चर्चा। कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाएं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही एग्जाम पेपर्स के बारे में जानकारी लेने के लिए कमेंट करें, और आपको कौन सा एग्जाम पेपर इसके बाद चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।